नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले बात अब जब गाजा की करेंगे तो यहां जो सीज फायर हो रहा है और उसको लेकर के जारी संघर्ष से जुड़ी हुई खबर भी आपको बताते हैं। दरअसल गाजा में सीज फायर लागू होने के बीच इजरायल ने एक बार फिर से हवाई हमले कर दिए। अब इनमें कम से कम 104 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिनमें से 46 तो महज बच्चे बताए जा रहे हैं, जबकि 253 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। 9 अक्टूबर को इजरायल हमास के बीच सीज फायर लागू होने के बाद से यह सबसे बड़ा अब तक का हमला साबित हुआ है। हालांकि बाद में इजरायली सेना ने यह कहा है कि गाजा में युद्ध विराम फिर से बहाल हो गया है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली हमले का समर्थन किया। ट्रंप की वजह से ही गाजा में सीज फायर हुआ था। अब सवाल ये कि नेतन्याहू और ट्रंप गाजा में चाहते क्या है? अगर कब्जा तो फिर सीज फायर का ऐलान क्यों? आखिर कब तक गाजा में नरसंहार होते रहेगा? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। 3 हफ्ते भी नहीं टिकी ट्रंप की पीस डील। गाजा में फिर इजरायली बमबारी। गाजा पर 2 साल में सबसे बड़ा इजरायली हमला। सीज फायर तोड़ मिसाइलें गिराई, 104 की मौत। गाजा में सीज फायर लागू होने के बीच इजरायल ने एक बार फिर हवाई हमले किए। इनमें कम से कम 104 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिनमें 46 बच्चे हैं, जबकि 253 लोग घायल हैं। गाजा पट्टी के मध्य शहर दीर अल बलाह में 2 इजरायली हवाई हमलों के बाद रात भर कई शव अस्पताल ले जाए गए। यह हमले तब हुए जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गाजा पर शक्तिशाली हमला करने का आदेश दिया और हमास पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि इजरायल पर हमास के हमले के करीब 2 साल पूरे हो चुके हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया था। इस हमले में इजरायल के करीब 1200 लोग मारे गए थे, 251 लोग बंधक बनाए गए थे। इसके जवाब में इजरायली हमले में अब तक करीब 70,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजावासी पलायन, तबाही और भुखमरी के शिकार हुए हैं। गाजा में 90% से अधिक इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार जैसे हमास के टॉप नेता मारे गए हैं। इसके बाद भी हमास गाजा में अब भी सक्रिय है। मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध खत्म करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए वो हर तरह के युद्ध विराम समझौते को तोड़ देते हैं, गाजा पर बम गिरा देते हैं। दरअसल नेतन्याहू घरेलू राजनीति में भारी झंझावतों में फंसे हुए हैं और जानकारों का ये मानना है कि नेतन्याहू का युद्ध जारी रखने का दृढ़ संकल्प कुर्सी बचाने से जुड़ा हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू हमास के हमले के पहले से भ्रष्टाचार के मुकदमों का सामना कर रहे हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने युद्ध का इस्तेमाल किया। जब तक युद्ध चलता रहेगा तब तक उनकी कुर्सी बची रहेगी, इसलिए वो ट्रंप की भी नहीं सुन रहे हैं। इधर गाजा के हालात ने कई देशों को एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश को मान्यता देने के लिए प्रेरित किया। 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले भारत समेत दुनिया के करीब 140 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। हमले के बाद से फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत 20 और देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। यूएन के पास स्थायी सदस्यों में से 4 फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे चुके हैं। ये स्थिति इजरायल के लिए ठीक नहीं है। बीते 2 साल में कतर, मिस्र और अमेरिका ने समय समय पर संघर्ष विराम के प्रयास किए। इससे हालात कुछ ठीक तो हुए हैं, लेकिन शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अब भी गाजा में युद्ध जारी है। समझ में नहीं आ रहा है कि नेतन्याहू क्या करके मानेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ आप लोगों से करवा देती हूँ। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही हमारे रिटायर्ड मेजर मोहम्मद आसिफ अली शाह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले यूके देवनाथ जी मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि जब बात हम हमास
गाजा पट्टी, फिलिस्तीन के लोगों की बात करते हैं, तो फिर इसमें सीज फायर तो बार बार बात सामने आती है, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन भी होता है और उसके बाद से इसे सही और उचित भी ठहरा दिया जाता है बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से। वो कहते हैं कि हमास अगर हम पर हमला करेगा तो हम उनको बख्शेंगे कैसे, तो फिर सीज फायर किया क्यों जाता है? सुरभि जी, हो ये रहा है कि 10 अक्टूबर को जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था, तब दुनिया के काफी देशों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर या विदेश मंत्री लेवल पर नेता सब दुनिया भर से गए थे शर्म एल शेख में। अजीब बात यह थी कि वहां पे हमास का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, वहां पर इजराइल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि सीज फायर हो गया। उसके बाद हो ये रहा है कि जब भी हमास की तरफ से कोई छोटा सा हमला किया जाता है, शायद गलती से ही, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमास तो एक डिसऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, गुरिल्ला फोर्स है। ज्यादातर जो लड़ाके हैं जो गलियों में, मोहल्लों में और खिड़कियों के पीछे से लड़ रहे हैं, उनकी उम्र महज 14 साल, 16 साल, 18 साल है। ये लोग कभी इजराइल की किसी फौज को देखते थे, एक आध फायर खोल देते हैं। अब 10 दिन पहले की बात है, 2 इजरायली सोल्जर मारे गए खान यूनिस में, और तुरंत इजराइल ने वहां पर बमबारी कर दी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए। अभी कल की बात है कि हमास के हमले में 1 इजरायली सैनिक मारा गया और नेतन्याहू ने तुरंत अपनी एयरफोर्स को लॉन्च कर दिया, जिन्होंने इतनी भारी बमबारी की कि 100 से ज्यादा गजा के औरतें, बूढ़े, बच्चे, इंजर्ड लोग मारे गए। हो ये रहा है सुरभि कि डोनाल्ड ट्रंप जो है नेतन्याहू के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, हमास की गलती है कि वो अपने लड़ाकों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि हमास में तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके पास कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है। सब लोग वायरलेस वॉकी टॉकी पे काम करते हैं, वो भी या तो उनके जो सेट से उनको इजराइल की आईडीएफ ने जैम किया हुआ है। पहले पहले वो पेजर पे काम करते थे, फिर डर के मारे जब पेजर फटने हुए उन्होंने बंद कर दिए पेजर का इस्तेमाल। अब क्या वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? मोबाइल फोन का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे, क्योंकि इजराइल के पास इस तरह की सिस्टम है जो मोबाइल फोन की लोकेशन ढूंढ लेते हैं और उसको ट्रैक कर लेते हैं। तो हमास में कमांड कंट्रोल जो है शून्य के बराबर है। एक और चीज सुरभि जो हो रही है वो है कि इजराइल जो है, नेतन्याहू जो है, हमेशा बहाना ढूंढते हैं कि छोटी सी गुस्ताखी हमास की हो जाए और वो अपनी एयरफोर्स को बड़ा सा लॉन्च कर दे। तुरंत 4 जहाज लॉन्च कर दिए, वो जाके 8 बॉम्ब गिरा के आए, जिससे कि 16, 32, 64, 100 लोग मारे गए। ऐसा करके नेतन्याहू अपने को अपने देश में बहुत पॉपुलर बनाए रखना चाहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, जैसा आपने भी रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू के ऊपर इतने सारे कोर्ट केस चल रहे हैं, या तो भ्रष्टाचार के या लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी वाइफ के ऊपर भी कोर्ट केस चल रहे हैं कि जिस दिन ये युद्ध खत्म होगा नेतन्याहू को लगातार सारे दिन कोर्ट में ही खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए वो इस युद्ध को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। कंट्रोल कैसे होगा, मैं एक शब्द में बताना चाहता हूं। नेतन्याहू का जो गला है उसको पकड़कर डोनाल्ड ट्रंप को समझाना पड़ेगा, गले से पकड़कर नेतन्याहू को समझाना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को कि आप बमबारी नहीं करोगे जब तक कि अमेरिका भी हमास से नाराज होकर आईडीएफ को परमिशन नहीं देता है। जी सुरभि। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, जब सवाल हम इजराइल को लेकर के पूछते हैं तो ये सच में समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अमेरिका हर बार ये कह देता है कि इजराइल ने जो किया ठीक किया, तो ये तो अमेरिका ही है जो ये कहता है कि सीज फायर होना चाहिए। एक तरफ आप बात करते हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए क्योंकि मैंने कई देशों के मुद्दों को सुलझाया है, उनके बीच में सीज फायर करवाया, युद्ध विराम करवाए, लेकिन आप युद्ध विराम का ढकोसला इजराइल के मामले में क्यों रच रहे हैं? सीज फायर की घोषणा करवाते हैं और उसके बाद से फिर कह देते हैं, जब हमला कर देता है इजराइल तो आप कह देते हैं कि ठीक किया उसने जो किया। वो सीज फायर फिर कहाँ गया? वो शांति संदेश आपका कहाँ चला गया? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सुरभि जी। देखिए, अगर मैं समझाऊं तो नवंबर के महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे नेतन्याहू ने बोला कि सीज फायर जो नेगोशिएट होएगा, जितने भी इजरायली होस्टेजेस हैं तभी सीज फायर मुमकिन है, वरना मुमकिन नहीं है। और नवंबर मतलब जाहिर सी बात है, पिछले साल, अभी नवंबर आया नहीं है इस साल का, पिछले साल की हुआ था। और उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, मिस्र ने
काफी कोशिश करी एक सीज फायर करने की गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में, और जो जॉइंट अरब इस्लामिक एक्सट्राऑर्डिनरी समिट था उसमें ईरान और सऊदी अरेबिया ने एक प्रपोजल, एक अर्ज किया, एक सीज फायर होना चाहिए। अब मैं जरा वॉशिंगटन पोस्ट को कोट करता हूं। 18 नवंबर को वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका और एक एग्रीमेंट के करीब में था जहां पर होस्टेजेस छूटे जाएंगे, हमास छोड़ देगा उनको, और जो एक सीज फायर आएगी वहां पे। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने ये 18 नवंबर को ये रिपोर्ट किया था। और उसके बाद फिर दोहा में जो डिस्कशंस हो रहे हैं कतर के अंदर, उससे नतीजा निकलेगा। 22 नवंबर को क्या होता है कि इजराइल और हमास ने एक्सचेंज किए होस्टेजेस, प्रिजनर्स के बदले में, और एक 4 दिन का सीज फायर किया वहां पे। अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट बाइडेन थे उस टाइम पे, वो ये जनवरी में आए थे, जो डोनाल्ड ट्रंप, उससे पहले नवंबर की बात बता रहा हूँ मैं, नवंबर दिसंबर की बात, पिछले साल आखिर में। तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने, वो क्रिटिकल थे रिस्टोरिंग नेगोशिएशन के लिए, वो बहुत उत्सुक थे कि एक नेगोशिएशन हो जाए उस टाइम पे। और अब मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट करता हूं कि इजराइल और हमास ने एक्सटेंड किया एक सीज फायर एडिशनल 2 दिन का, और उसमें रिलीज एडिशनल होस्टेजेस की डिमांड करी और डिटेनीज की डिमांड करी, जो कि हुए भी उस टाइम पे। फिर इजराइल ने उसके बाद जाके एक ऑफेंसिव शुरू कर दिया, क्योंकि कतारी मीडिएटर जो थे, जो कतारी मदरसा कर रहे थे, वो कामयाब नहीं हुए थे। इसलिए फिर इजराइल ने फिर दोबारा फिर हमले शुरू कर दिए थे। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने फिर से बोला इजराइल को कि और हमास को कि तुम भाई एक मेज पे आ जाओ और नेगोशिएट करो। और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस के कोऑर्डिनेटर हैं जॉन किर्बी साहब, उनने अहम भूमिका निभाई थी जॉन किर्बी साहब ने इसमें। फिर दिसंबर में मिस्र ने एक प्रोवाइड किया एक सीज फायर प्लान। उस सीज फायर प्लान के मुताबिक उसने ऑब्टेन हुआ एक एसोसिएटेड प्रेस, जो कि ग्रेजुअली अल्टीमेटली होस्टेजेस को रिलीज करेगा और एक फिलिस्तीनी सरकार को एडमिनिस्टर करेगा गाजा में, और जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है वहां पर। लेकिन सर, यही तो बार बार सवाल उठ रहा है कि जब बार बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि सीज फायर होना चाहिए या फिर बंदियों को एक दूसरे के लिए छोड़ा जाना चाहिए सीज फायर लागू करते हुए, और फिर सीज फायर को तोड़ा जाता है, ये साफ सीधे तौर पर उल्लंघन सीज फायर का भी है, जिनेवा कन्वेंशन एक्ट का भी है। और इसके बावजूद हम देखते हैं जिस तरीके से निर्मम हत्या है। क्या अब ये कहना गलत होगा कि फिलिस्तीन में जिस तरह 46 बच्चों की मौत की खबर मिली, 104 लोगों में से बुरी तरीके से लगभग बताया जा रहा है कि 200 के ऊपर लोग जख्मी हुए हैं, तो सर ये बड़ा सवाल तो यही हो जाता है कि आपने जिस तरह अभी तक कोट किया है, आखिर इजराइल वाकई में क्या चाहता है? कब्जा करना है तो सीधे तौर पर वो उद्घोष कर दे हमले का, या फिर सीज फायर का ऐलान किया तो फिर उस पर टिक क्यों नहीं रह पा रहा है? सर मेजर साहब जी, अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो जैसे कि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि देखिए, एक इजरायली सैनिक मारा गया था, तो इजराइल ने फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक करी, और 104 की रिपोर्ट आई थी मेरे पास कि 104 वहां पर मारे गए, और कई सारे लोग, जैसे कि अगर इजराइल को पूरा हक बनता है कि हमास के ऊपर हमला करे, क्योंकि हमास ने 7 तारीख को उन पर हमला किया, 7 अक्टूबर को 2-1 साल पहले उन पर हमला किया था। अब पूरा गाजा पट्टी में तो हमास तो है नहीं। अगर लोग सोच रहे हैं कि वहां पे हमास के सिंपैथाइजर हैं, ये हैं वो, भैया देखो, लेट्स बी प्रैक्टिकल। अगर किसी के खानदान समेत मारा जाएगा, जैसे कि हमास ने किया, गलत किया इजराइल में 7 अक्टूबर को, तो खुंदक तो होगी, खुंदक तो होगी। और वही बात अब देखिए, जब ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक पे कि हमास की सरकार आएगी वहां पे, ये हुआ। अब जो रेलिंक्विश कंट्रोल जो हुआ हमास का, कुछ दिनों के बाद एनपीआर ने रिपोर्ट किया कि एक रिवाइज प्रपोजल दिया जाए, जिसमें के जो गवर्नेंस है गाजा पट्टी में हमास की और वेस्ट बैंक की, वो हटा दी जाए, वो ना हो। अब यूएन की तरफ से एफर्ट था, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया एफर्ट। अब यूएन का एफर्ट और जो सीज फायर का एफर्ट था, उसके बाद फिर जनवरी में, अगले इस साल की बात है ये, और जब डोनाल्ड ट्रंप साहब सत्ता में आने वाले थे, तब की बात है कि कई सारे इजरायली कमांडर्स ने एक्सप्रेस किया एक और बिलीफ बोली कि जब होस्टेज छोड़ दिए जाएंगे, वो भी एक तरीका होगा कि डिप्लोमेसी को रिस्टोर करने का। अब मैं द न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट करता हूं। जनरल गादी आइंस्कॉट ने बोला है, जनरल गादी आइंस्कॉट ने बोला है कि पब्लिकली बोला है, ये खड़े होके,
और उन्होंने बोला है कि जब रेस्क्यू सिविलियंस को, कि हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम सिविलियंस को वहां से रेस्क्यू करें बजाय कि किसी को की जान लें, किसी को मारें। ये जनरल गादी एंस्कॉट ने बोला है, जो कि इजरायली जनरल हैं। ठीक है। अब जाके सुरभि जी आगे जाके सीज फायर नेगोशिएशन की बात करते हैं तो पूरे जनवरी 2024 की बात है, उससे एक साल पहले की बात है ये, जब मिस्र और कतारी मीडिएटर जो मध्यस्थी कर रहे थे, जो बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि कई सारे प्रपोजल दिए, उनमें वीक से लेके मंथ्स का प्लान था। उसमें हमास ऑफिशियल्स ने बोला कि भाई जो रिमेनिंग होस्टेजेस हैं हम वो तभी छोड़ेंगे एक परमानेंट सीज फायर इजराइल कर दे। इजराइल ने बोला ठीक है आप। हाँ। जी बोल। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। यूके देवनाथ जी का भी एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। सर अभी क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि लगातार इजराइल ये कोशिश कर रहा है धीरे धीरे हमास पर पूरी तरह कंट्रोल करने का, उसका खात्मा करने का, सर लेकिन ये खात्मा आखिर कब तक संभव हो पाएगा? अभी भी बताया जा रहा है कि हमास तो सक्रिय है, लेकिन आप हर बार सीज फायर की बात कर देते हैं, कोई छोटा सा ऐसा संकेत मिल जाता है आप दोबारा सीज फायर का उल्लंघन करते हैं। ये अगर गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जे जमाना है, क्योंकि हमने देखा कि अब तो सर कई ऐसे देश हैं जो कि फिलिस्तीन को समर्थन दे चुके हैं, अपना पूरी तरीके से गाजा सिटी को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी अपनी एक गाजा पट्टी है, उसे उसी तरीके से रहने दिया जाए। फिलिस्तीन के लोगों को इस तरीके से बार बार उस दंश का सामना ना करना पड़े कि उनकी पीढ़ियों तक वो दंश उन्हें याद रखना पड़ जाए, वो उस साए में जीते रहे कि वो मेंटल स्ट्रेस उनका न जाने कहां पहुंच रहा है, क्योंकि आप तो ऐसे में कई चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सर 93,000 मौतों का आंकड़ा, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, और इजराइल का आज के वक्त में अब हम जब जिक्र करते हैं गाजा पट्टी के 53% हिस्से पर कब्जा हो चुका है, तो सर अब क्या ये वाकई मान लिया जाए कि नेतन्याहू वाकई इस युद्ध विराम पर जोर नहीं इसीलिए देना चाहते क्योंकि उनके खिलाफ इस वक्त उनके देश में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं? सुरभि जी, इजराइल में अगले साल इलेक्शन होने जाने हैं और नेसेट में नेतन्याहू की जो पार्टी है, लिकुद पार्टी, वो अभी भी मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। इजराइल की नेसेट में अगले साल जब इलेक्शन होंगे अभी भी 120 टोटल सीट है, जिसमें सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए, लेकिन नेतन्याहू की जो लिकुद पार्टी है उसके पास महज 37 सीटें हैं। तो ऐसे में बाकी जो 23 सीटें हैं वो एक्सट्रीम राइट विंग इजरायली पार्टीज जो हैं, ज्यादातर ज्यूज, छोटी छोटी पार्टी हैं, किसी के 3 मेंबर, किसी के 7 मेंबर, उनकी मदद से नेतन्याहू सरकार में टिके हुए हैं। अब अगले साल इलेक्शन में नेतन्याहू चाहते हैं कि सारे इजराइल के लोग यह सोचें कि वही एक महान नेता हैं, वही एक महान जनरल हैं जिन्होंने इजराइल को हमास के खतरे से, हुती के खतरे से और हिजबुल्ला के खतरे से बचाया। इस मुद्दे को इस तरह से भुना के वो अगले साल के इलेक्शन में छलांग मारना चाहते हैं और वह उम्मीद करते हैं कि अपने बलबूते पर ही लिकुद पार्टी जो है नेसेट में 120 में से 60 से ज्यादा सीटें ले आएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इजराइल में जितने दूसरी अपोजिशन पार्टीज हैं, खासतौर से जो न्यूट्रल पार्टीज हैं या लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टीज हैं, वो सब नेतन्याहू को बार बार ये कह रही हैं कि इस युद्ध में ये जो भयंकर विनाश किया गया है गाजा के लोगों का, यह जेनोसाइड है। इजराइल के अंदर भी काफी सारे लोग ऐसे मानते हैं, खासतौर से जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, कि गाजा में जो भयंकर बमबारी की और इतनी बड़ी तादाद में जो लोग मारे गए, ये जेनोसाइड है। अब हो ये रहा है कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पे इतना तो कर लिया कि वह येलो लाइन तक पीछे आ गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि नेतन्याहू पर दबाव डालकर, दोबारा से दबाव डाल के येलो लाइन से और पीछे आईडीएफ को ले आए। देखिए, आज तक आईडीएफ ने खान यूनिस को पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। आईडीएफ को चाहिए खान यूनिस को छोड़ दें। अभी तक रफा जो है शहर, वो भी आईडीएफ ने पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि एक और विड्रॉल कराएं ताकि आईडीएफ जो है वो इजराइल की तरफ थोड़ा और पीछे फॉल बैक करे। इससे क्या होगा, ये जो रोज रोज झड़पें हो रही हैं हमास के बीच में और आईडीएफ के बीच में, इनमें कमी आएगी। अभी ये युद्ध, देखिए युद्ध टूट क्यों रहा है, सीज फायर टूट क्यों रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल खड़े हैं।
जो आईडीएफ है, कई जगह तो ऐसी सिचुएशन है, खासतौर से खान यूनिस में, रफा में और गजा के यहाँ पर भी, जहां गली के इस तरफ आईडीएफ के टैंक और बख्तरबंद गाड़ी खड़ी हैं और गली के उस तरफ हमास के लड़ाके घरों के अंदर खिड़की और रोशनदान से फायर कर सकते हैं, तैयार हैं वो AK-47 और रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड लेकर। रिसर्च रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि गाजा के हालात इन दिनों इतने बुरे हो चुके हैं कि वहां जो अब तक गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ है उसके अवशेष हटाने में सिर्फ 20 साल का समय लगभग लग जाएगा और ये वर्ल्ड वॉर 2 की तरह ही है। यूके देवनाथ जी। जी हाँ, अलग अलग इंजीनियर्स का ये आकलन है कि गाजा में अभी 61,000 मिलियन क्यूबिक फुट डेब्रीज पड़े हैं बिल्डिंग्स के, और इजराइल ने खुद ही कहा है कि उन्होंने जितने बॉम्ब्स गिराए हैं उनकी तादाद 80,000 से ज्यादा है। तो अगर इजराइल ने 80,000 बॉम्ब्स वहां गिराए हैं, जाहिर बात है कि इनमें से कुछ बॉम्ब जो हैं वो एक्सप्लोड नहीं हुए हैं। इसी तरह से आईडीएफ ने जो टैंक और तोप के गोले दागे हैं, आमतौर पर जैसे हम लोग भी देखते हैं नॉर्मल, जब हम प्रैक्टिस के लिए फील्ड फायरिंग करते हैं, 100 में से 90 गोले फट जाते हैं, 8-10 गोले नहीं फटते, वो जमीन में सैंड में दबके रह जाते हैं। तो इन सब का डिमोलेशन करना, पहली चीज तो जो इंजीनियर्स हैं उनको वो ढूंढना पड़ेगा, इन सारे अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोसिव्स को, फिर उसको डिमोलिशन चार्ज लगा के एक्सप्लोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो वहां की डेब्रीज है उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो दुनिया भर के जितने सिविल इंजीनियर्स हैं, टाउन प्लानर्स हैं, उनका एस्टिमेट है कि इतनी बड़ी तादाद में डेब्रीज को क्लीन करने में 10 से 15 साल का समय लगेगा। तो सुरभि जी, आप यकीन मानिए कि गाजा का जो रीडेवलपमेंट प्लान है वो जब भी चालू होगा, हम उम्मीद करते हैं कि सीज फायर टिका रहेगा और बहुत जल्दी ही गाजा में एक अंतरिम सरकार बनेगी, चाहे वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की हो या वो हमास की तरफ से, हमास के जो नॉन फाइटर्स हैं, हमास में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हथियार नहीं उठाए, वो सिर्फ कूटनीतिज्ञ हैं या राजनीतिज्ञ हैं, उनकी मदद से सरकार बनाए। सऊदी ने, जॉर्डन ने और मिस्र ने, कतार ने ऑलरेडी करीबन $17 बिलियन प्लेज किया हुआ है रिकंस्ट्रक्शन के लिए। वो काम चालू होना चाहिए, क्योंकि समय का अभाव है। एक छोटा सा जब आईडीएफ के हमले बंद मेजर साहब से भी ले रही हूँ। मेजर साहब, समय का अभाव है, शॉर्ट में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब अगला मूव हमास की ओर से क्या हो सकता है या इजराइल की ओर से क्या हो सकता है? देखिए, इसको समझने के लिए मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि 25 जनवरी को पिछले साल अमेरिका ने अनाउंस किया था कि जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं विलियम जे बर्न्स, वो मिलेंगे इजरायली, मिस्र और कतारी ऑफिशियल्स को। अब अमेरिका ने बोला कि जो इजराइल प्रपोजल है, जो 60 दिन का सीज फायर प्रपोज किया गया था, 60 दिन का, यानी कि तकरीबन आप 2 महीने मान लीजिए। फिर जब बातों बातों में, डिस्कशन में ऑफिशियल्स ने बोला कि भाई एक्सचेंज होस्टेज पहले छोड़ने चाहिए, मगर पहले, और तब जाके फलस्तीनी अथॉरिटी और इम्प्रूविंग इजराइल सऊदी अरेबिया रिलेशन, उससे इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप भी बढ़ते रहेंगे। फिर एक्सचेंज के एक सपोर्ट हुआ फलस्तीनी स्टेट के लिए, एक सपोर्ट। अब अगला कदम क्या होना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो हमास को बंधक जितने भी हैं तुरंत तत्काल रिहा कर देने चाहिए, क्योंकि एक ऐसी स्थिति पे आ गया है हमास कि आगे खाई पीछे कुआं। अगर बंधक छुड़वाएंगे तो हो सकता है सीज़फायर हो जाए। हमास को ये डर है कि अगर वो बंधक छोड़ देगा तो हो सकता है कि इजराइल उन पर तड़ातड़ हमला ही उसके बाद कर दे, फिर उसके बाद ब्लैकमेल करने के कुछ नहीं होगा। भाई तुम वैसे भी तुम्हें मारेगा इजराइल, अब अगर तुम बंधक छोड़ दो, क्या पता, इट्स वर्थ अ चांस, एक चांस लेकर देखो आप। मगर फिर क्या हुआ कि हमास के चीफ पॉलिटिकल लीडर हैं इस्माइल हानिया, उन्होंने बोला था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के एक डील उन्होंने स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, जब जो वो कमिटेड रहे थे कि विड्रॉल के इजराइल एक परमानेंट सीज फायर हो जाए, ये इस्माइल हानिया का कहना था जी। और एक बात और, अल अक्सा में जो मस्जिद में वहां पर जब रमजान के वक्त जब इजरायली सैनिक आ गए थे, जो जॉर्डन के अंदर है, जो अपना जेरूसलम के अंदर है, तो उस टाइम पे अल अक्सा में इसमें अल अक्सा अहम भूमिका निभाता है कि भाई, क्योंकि बहुत सी रिपोर्टें आई हैं वहां से कि हमास ने वहां पर कंटिन्यू उसके आसपास इर्द गिर्द कर डिस्कशंस कर रहे हैं। तो उससे जो प्रपोजल हुआ है, जो 4 फरवरी को हुआ था, एंथनी ब्लिंकेट आए थे सऊदी अरेबिया,
और एक एडवांस फ्रेमवर्क हुआ था ये कंटिन्यूस डिस्कशन के लिए, सीज फायर के लिए। फिर एक मीटिंग हुई थी इजरायली मिनिस्टर। ठीक है सर, क्योंकि मेरे पास समय का का अभाव है सर, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े। आप दोनों का बहुत धन्यवाद और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।